आज तो मीना जी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उनका पोता 1 महीने का हो गया था। उसके जन्मदिन पर उनके बेटे और बहू ने अपने ऑफिस के दोस्तों और आसपास के सभी लोगों के लिए एक पार्टी रखी थी। मीना जी मेहमानों की आवभगत में मशगूल थी और मेहमानों के लिए गर्मा गर्म चाय किचन में से लेकर आ रही थी। तब अचानक उनका पैर किचन के दरवाजे से टकराया और मीना जी के हाथ से चाय की ट्रे छूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने खुद को बहुत मुश्किल से गिरते गिरते बचाया, लेकिन इस दौरान उनकी साड़ी पर चाय गिर गई और दाग लग गया। इस समय उनकी बहू सिम्मी गुस्से में उनके पास आई और वो चल तो नहीं गई ये पूछने के बदले उन पर चिल्लाकर बोली, मम्मी जी आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आखिर आपका ध्यान कहाँ रहता है? बहू की बातें सुनकर मीना जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। फिर सिम्मी ने कहा, अरे ऐसे क्या देख रही हैं? मैंने आपको मेरी इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी और आपने उसे खराब कर दिया। ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दी थी। पता है कितनी महंगी साड़ी थी? आपको तो कपड़े संभालने का जरा भी होश नहीं है। जबकि मीना जी अपनी बहू की बातें सुनकर उन्हें अपराध बोध जैसा लगने लगा था। रोनी आवाज में कहने लगी, नहीं बेटा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो सिर्फ चलकर आ रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पैर दरवाजे से टकरा गया और ये सब हो गया। परंतु उनकी बहू सिम्मी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। मुंह बिगाड़ते हुए बोली, नहीं नहीं, आपकी भूल नहीं है। हकीकत में भूल तो मेरी है कि मैंने आपको अपनी साड़ी पहनने को दे दी। आप इन साड़ियों के लायक ही नहीं है। सामने से उनका बेटा प्रवीण भी गुस्सा करके कहने लगा, मम्मी इतनी महंगी साड़ी पहनी थी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। अब देखो सिम्मी की पूरी साड़ी खराब हो गई। सभी मेहमानों की नजर मीना जी पर थी। अपने बेटे और बहू के बोले हुए इतने कड़वे शब्दों से दुखी होकर मीना जी से अब रहा नहीं गया। वो अपने रूम में जाकर बैठ गई। गर्मा गर्म चाय गिर जाने की वजह से मीना जी के हाथ में छाले पड़ गए थे, जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। लेकिन उन छालों की जलन उन्हें इतनी तकलीफ नहीं दे रही थी जितनी बेटे और बहू की कड़वी बातों ने उनके दिल को तकलीफ पहुंचाई थी। रह रहकर मीना जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सोचने लगी कि पूरे 2 महीने हो गए उन्हें बेटे और बहू के घर आए हुए, और इस दौरान उन्होंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। घर में सुबह से लेकर शाम तक खड़े पैर से काम करती रहती रही। बेटे और बहू की सारी इच्छाएं पूरी की। थकावट होने के बावजूद भी मुंह से आह तक नहीं निकली। लेकिन बहू को ये सब नजर नहीं आया और आज उसकी साड़ी पर जरा से दाग लग गए तो कैसे सबके सामने उसने मेरा अपमान कर दिया। आज वो उस दिन पर अफसोस कर रही थी जब वो अपने बेटे और बहू की बात मानकर खुशी खुशी उनके घर आ गई थी। हुआ ये था कि आज से लगभग 2 महीने पहले जब सिम्मी माँ बनने वाली थी और एक दिन प्रवीण सवेरे सवेरे ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो सिम्मी उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। अब मुझे घर के सारे काम नहीं हो सकते। मैं सोच रही हूँ कि हम पूरे दिन के लिए काम वाली रख लेते हैं। सिम्मी की ये बात सुनकर प्रवीण ने कहा, नहीं यार, काम वाली का तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। अभी के लिए ऑफिस जाने में देर हो रही है। रात को आऊं फिर इस बारे में बात करेंगे। मैं इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लूंगा। तुम चिंता मत करना। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे तुम्हारे सारे काम भी हो जाएंगे और तुम्हें आराम ही आराम मिलेगा। सिम्मी प्रवीण की ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो गई और बोली, ऐसा क्या करने वाले हो तुम? मुझे तो बताओ। तब प्रवीण ने कहा, बस तुम देखते जाओ। मैंने जो उपाय ढूंढा है उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना कहकर प्रवीण अपने ऑफिस चला गया। रोज की तरह प्रवीण के जाते ही सिम्मी के मोबाइल की रिंग बजी और बहुत देर तक सिम्मी अपनी माँ के साथ बातें करती रही। शाम को जब प्रवीण वापस आया तो सिम्मी से कहने लगा, तुझसे घर के काम नहीं हो सकते ना, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लेता हूँ। मम्मी तुम्हारा ध्यान भी अच्छी तरह से रख लेंगी और घर के सारे काम भी आसानी से कर लेंगी। अपने सास ससुर को बुलाने की बात पर सिम्मी का मुंह बिगड़ गया और कहने लगी, ये युक्ति सोची है तुमने? जब तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ रहेंगे तो कितना खर्च बढ़ जाएगा, इस बारे में तुमने नहीं सोचा?
अरे सिम्मी, इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मम्मी हमारे घर का सारा काम अच्छी तरह से कर लेंगी, और फिर बच्चे का जन्म होगा तो उसे संभालने के लिए भी हम मम्मी को इस घर में ही रखेंगे। तुम्हें काम वाली बाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर सिम्मी ने कहा, अरे हाँ, यही बात मुझे मेरी मम्मी ने कही थी कि तेरी सास तो है, तो फिर नौकरानी रखने की क्या जरूरत है। तो प्रवीण उसे प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा। तो सिम्मी बोली कि अरे मेरा वो मतलब है कि मम्मी का फोन आया था, वो भी यही कह रही थी कि 6 महीने के लिए होकर अपनी सास को अपने घर बुला ले। घर के काम से लेकर बच्चे को संभालने के सारे काम वो कर लेंगी। पर प्रवीण, मम्मी का तो ठीक है, लेकिन पप्पा का यहाँ क्या काम है? उन्हें वही गांव में ही रहने दो, यहाँ तो सिर्फ मम्मी की ही जरूरत है। तो प्रवीण ने कहा कि सिम्मी, तुम समझती नहीं हो। अगर हम मम्मी को इतने दिनों के लिए यहाँ बुलाएंगे तो पप्पा को खाने पीने की समस्या हो जाएगी, और अगर वो यहाँ रहेंगे तो बाहर के सारे काम करते रहेंगे। सब्जी ले आना, राशन का सामान ले आना, टैक्स या कोई बिल भरने जाना, ये सारे काम पप्पा कर देंगे। और तुम ये क्यों भूल जाती हो कि उनकी पेंशन भी आती है। जब वो इस घर में रहेंगे तो पेंशन भी इस घर में खर्च करेंगे ना। मेरा खर्च भी कम हो जाएगा। फिर प्रवीण कहने लगा, जब पप्पा रिटायर हुए थे तब उनके रिटायरमेंट पर उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी, जिसकी उन्होंने एफडी करवा ली थी। अब वो एफडी मैच्योर होने वाली है। जब पप्पा यहाँ आएंगे तो उनसे उन रुपयों के बारे में भी मैं बात कर लूंगा। फिर हम एक बड़ा सा घर खरीद लेंगे और शांति से रहेंगे। फिर सिम्मी ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मम्मी पापा भी हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहने आ जाएं। मैं उन लोगों के साथ जरा भी नहीं रह सकती। तब प्रवीण ने कहा, अरे यार, तुम चिंता क्यों करती हो? एक बार रुपए हाथ में आ जाने दो, उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। प्रवीण की यह बात सुनकर सिम्मी तो जैसे खुशी के मारे उछल पड़ी और झट से बोली, तो फिर देर किस बात की है? जल्दी फोन लगाओ अपनी मम्मी को। हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ। ऐसा कहते हुए प्रवीण ने अपनी मम्मी को फोन किया और कहा, मम्मी, सिम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। 8वां महीना चल रहा है और अब उससे घर का काम भी नहीं हो सकता, और यहाँ तो काम वाली बाई भी नहीं मिल रही। मम्मी, एक काम करो ना, थोड़े दिन के लिए आप यहाँ आ जाओ ना। बेटे की बात सुनकर मीना जी बोली, ठीक है बेटा, मैं इस बारे में तेरे पप्पा से बात करती हूँ। ऐसा कहकर मीना जी ने फोन रख दिया। शाम को जब दिलीप जी घर आए तो मीना जी ने कहा, अजी सुनिए, हमारे बेटे का फोन आया था। कह रहा था कि सिम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, अगले महीने उसकी डिलीवरी है और उन्हें कोई काम वाली भी नहीं मिल रही, इसलिए उन्होंने हमें वहां बुलाया है। पत्नी की ये बात सुनकर दिलीप जी बोले, बात तो ठीक है मीना, जब बच्चों को हमारी जरूरत है तो हम काम नहीं आएंगे तो दूसरा कौन काम आएगा। बहू बेटे जब हमें इतनी बड़ी खुशी देने जा रहे हैं तो क्या हम उनकी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते? वहाँ बहू अकेले परेशान हो रही होगी। तुम जल्दी अपना सामान पैक करो और वहाँ जाने की तैयारी करो। अपने पति की ये बात सुनकर मीना जी बहुत खुश हो गयी। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फोन किया और उत्साह से बोली, बेटा, हम 1-2 दिन में तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। मीना जी ने बहुत ही लाड़ प्रेम और सहानुभूति के साथ अपने बेटे के पास आने के लिए हाँ तो कह दिया, परंतु उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके बेटा और बहू उन्हें कौन से इरादे से अपने पास बुला रहे थे। 2 दिन के बाद मीना जी और दिलीप जी अपने बेटे और बहू के पास पहुंच गए। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे तो प्रवीण ने कहा, देखो ना मम्मी, सिम्मी की तबीयत कल से कितनी खराब है, उल्टियां हो रही हैं। अभी तक तो मैंने जैसे तैसे खाना बनाकर काम चला लिया, अब आप आ गए हो तो आप ही किचन संभालो और घर की बाकी भी जिम्मेदारी आप ही के हवाले है। बेटे ने उन्हें इतना हक जताते हुए ये बात कही कि मीना जी बहुत ही खुश हो गई। सोचने लगी कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्रेम करता है, कितनी आत्मीयता से उसने मेरे आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। पहुंचते के साथ ही मीना जी ने घर का सारा कामकाज संभाल लिया। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक के सारे काम मीना जी अकेले संभालती थी। अपनी पत्नी को दिन रात काम में व्यस्त देखकर दिलीप जी ने उनसे कहा, अरे मीना, तुम सारा दिन काम में ही लगी रहती हो, कहीं अपनी तबीयत खराब न कर लेना। तो फिर मीना जी हंसकर कहती हैं,
अरे आप भी ना, बेटा और बहू मुझे दादी बनाने जा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी है। इस खुशी के आगे तो मुझे मेरे घुटने का दर्द भी नजर नहीं आता। एक बार सब कुछ अच्छे से हो जाए, उसके बाद मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। तब कमरे से सिम्मी का आवाज आया, मम्मी मेरे लिए चाय बना दीजिए। उसी क्षण प्रवीण भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। मम्मी मेरा नाश्ता कहाँ है? मीना जी फिर से काम में लग गई। आखिरकार वो समय भी आ गया जब एक नन्हा मेहमान घर में आ गया। सारे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और मीना जी तो दादी बनने की खुशी में अपनी सारी थकान भूल गई थी। बहुत ही खुशी खुशी अपनी बहू की सेवा कर रही थी। उसे खाने के लिए समय सर पौष्टिक भोजन देती, बच्चे की बादाम के तेल से मालिश करती और माँ बच्चे दोनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती। एक दिन मीना जी और दिलीप जी अपने पोते को गोद में बैठाकर बहुत ही लाड़ प्रेम से खेल लगा रहे थे। तब उनका बेटा प्रवीण उनके पास आया और अपने पिता से कहने लगा, पप्पा आप तो जानते हो कि हमें एक बड़ा घर लेना है। ये घर हम सबको बहुत छोटा पड़ता है और आपको तो पता ही है कि घर खरीदने में लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है। फिर दिलीप जी बोले, तो बेटा इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? अगले महीने मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है। अब इस उम्र में हमें इतने सारे पैसों की क्या जरूरत है? जितने भी पैसे आएंगे वो सारे तू रख लेना। ये बात सुनकर प्रवीण बहुत ही खुश हो गया। उसके बाद अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि सिम्मी को अपने घर में बैठे हुए ससुर जी खटकने लगे। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो तो कोई काम के ही नहीं है। घर के सारे काम तो उसकी सास ही करती है, ससुर तो बस घर में बैठकर काम बढ़ाते रहते हैं। फिर सिम्मी ने अपने पति प्रवीण से कहा कि तुम अपने पिता को वापस उनके गांव भेज दो ना। फिर प्रवीण उस पर चिढ़कर बोला, सिम्मी तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना? तुम पप्पा को घर भेजने की बात कर रही हो। पता भी है उनकी एफडी में जितने रुपए पड़े हैं, उन रुपयों से एक बड़ा मकान खरीदने का हमारा सपना पूरा होने वाला है और मैंने उन रुपयों के लिए होकर पप्पा से बात भी कर ली है। इसलिए जब तक वो रुपए नहीं आ जाते, कोई भी ऐसी बात नहीं करना जिससे पप्पा नाराज हो जाए। दूसरे दिन जब मीना जी रसोई का काम पूरा करके कमरे में पहुंची तो दिलीप जी बैठ के कुछ सोच रहे थे। मीना जी बोली, अरे क्या बात है, बड़े गहरे ख्यालों में खोए हो। फिर दिलीप जी ने कहा, मीना कई दिनों से प्रवीण बड़ा मकान खरीदने की जिद कर रहा है। देखा जाए तो उसकी बात भी सही है। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब बुढ़ापे में हम कब तक बेटे और बहू से अलग रहेंगे? आखिर हमें भी तो बुढ़ापे में बेटे और बहू का सहारा चाहिए। तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि हम हमारे गांव का मकान और जमीन बेच देते हैं और अब मेरी एफडी के पैसे भी तो मिलने वाले हैं, तो सब मिलाकर इतने पैसे तो हो ही जाएंगे कि इस शहर में एक बड़ा मकान खरीद सकें जिसमें हम सब साथ मिलकर रहेंगे। ये बात सुनकर मीना जी के चेहरे पर स्माइल आ गई और कहने लगी, बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। फिर दिलीप जी ने कहा, ठीक है मीना, मैं कल ही गांव जाने के लिए निकल जाता हूँ। एफडी के लिए होकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवा आता हूँ और गांव का मकान और जमीन बेचने की बात भी कर लूँ। इन सारे कामों में एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। फिर मीना जी ने कहा, लेकिन अगले हफ्ते तो लाला के जन्मदिन की खुशी में घर में पार्टी है। अरे मीना, अगले हफ्ते तक तो मैं अपना सारा काम पूरा करके वापस भी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करना। दूसरे दिन दिलीप जी गांव जाने के लिए निकल गए। उनके बेटे और बहू गांव का मकान बेचने की और एफडी के रुपए मिलने की बात सुनकर बहुत ही खुश थे। वो दोनों खुली आंखों से बड़े आलीशान बंगले के सपने देखने लगे। एक दिन की बात है, जब मीना जी रसोई से काम करके बाहर निकली, तब उन्होंने लाला के रोने की आवाज सुनी। वो तुरंत दौड़कर गई और उसे अपनी गोद में ले लिया। अचानक सिम्मी गुस्से से बोली, मम्मी आपने हाथ धोए बिना ही लाला को गोद में क्यों ले लिया? क्या आपको इतना भी नहीं पता चलता कि उसे इन्फेक्शन हो जाएगा? आगे से कभी भी लाला को गोद में लेना हो तो पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ करना, फिर उसे लेना। बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर मीना जी स्तब्ध रह गई। उन्हें बुरा तो इस बात का लगा कि उनकी बहू ये सारी बातें उनके बेटे प्रवीण के सामने कह रही थी, परंतु प्रवीण ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उनकी बहू सिम्मी उनके कोई न कोई काम में इसी तरह से कोई न कोई भूल निकालने लगी और उनका बेटा
मूक दर्शक बनकर ऐसे ही सब कुछ देखता रहा। जब लाला 1 महीने का हो गया तब सिम्मी और प्रवीण ने एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी के दिन मीना जी की बहू सिम्मी उनके पास आई और कहने लगी कि मम्मी, आपके पास कोई अच्छी साड़ी भी नहीं जो आज आप इस पार्टी में पहन सकें। जो साड़ियाँ आप गांव से लेकर आई थी वो सारी पुरानी डिजाइन की है। अगर आप अपनी वही पुरानी साड़ी पहनकर हमारे मेहमानों के सामने आएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप एक काम कीजिए, आप आज पार्टी के लिए मेरी साड़ी पहन लो, लेकिन ध्यान से पहनिएगा क्योंकि ये सारी साड़ियाँ मुझे मेरी माँ ने दी है और बहुत ही महंगी हैं। ध्यान रखिएगा कि इस साड़ी पर कोई दाग न लगे। मीना जी ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तू कहती है तो मैं तेरी साड़ी पहन लेती हूँ, परंतु ज्यादा महंगी साड़ी मत देना, कोई हल्की जैसी साड़ी देना तो ही मैं पहनूंगी। सिम्मी ने अपनी अलमारी में से एक साड़ी निकालकर अपनी सास को देते हुए कहा, लो मम्मी, आप ये साड़ी पहन लेना। ऐसी साड़ी तो आपने जिंदगी में कभी पहनी नहीं होगी जैसी आज मैं आपको पहनने के लिए दे रही हूँ। सिम्मी की ये बातें मीना जी को मन ही मन में दुख पहुँचा रही थी। अपनी बहू की साड़ी पहनने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उन्होंने मजबूरी में बहू की साड़ी पहन ली। शाम को पार्टी में उनका बेटा और बहू सभी मेहमानों के साथ हंसने बोलने में व्यस्त थे और मीना जी भाग दौड़ करते हुए सारे काम संभाल रही थी। उनके पति दिलीप जी भी अभी तक पहुंचे नहीं थे क्योंकि जिस काम के लिए वो गांव गए थे उसमें अभी 2 दिन का समय और लगने वाला था। सभी मेहमानों की आवभगत करते करते मीना जी को बहुत थकान लग रही थी। इस बीच उनका पैर रसोई घर के दरवाजे से टकराया और उनकी साड़ी पर चाय गिर गई। उसके बाद तो उनका बेटा और बहू सब लोगों के सामने उन्हें खरी खोटी सुनाने लग गए। ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कुछ भी खाए पिए बिना ही अपने कमरे में चली गई थी और बहू की साड़ी उतारकर एक तरफ रख दी। पार्टी के बाद उन्होंने अपनी बहू से कहा, बेटा, मैं कल तेरी साड़ी साफ करवा कर तुझे वापस दे दूंगी। फिर सिम्मी ने गुस्से से कहा, कोई जरूरत नहीं है इतनी मेहरबानी करने की। मैं अपनी साड़ियों को घर पे नहीं धोती, मैं अपनी साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाती हूँ। एक साड़ी को ड्राई क्लीन करने का खर्च 500 रुपए होता है। मैं आपके जैसी फटीचर साड़ी नहीं पहनती। बहू की यह बात सुनकर मीना जी खुद को बहुत ही अपमानित महसूस कर रही थी। अब उनका उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। दूसरे दिन जब उनका बेटा और बहू घर पे नहीं थे तब उनके पति का फोन आया। वो मीना जी से पूछने लगे कि पार्टी कैसी रही, तो मीना जी कुछ बोल न सकी। मीना जी की चुप्पी दिलीप जी के मन में कई सवाल खड़े कर रही थी, इसलिए वो कहने लगे, क्या हुआ मीना, तुम ठीक तो हो? वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस आप जल्दी से आ जाओ, मुझे आपके बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता, मीना जी ने रोनी आवाज में कहा। अचानक मीना जी के मुंह से ये बात सुनकर दिलीप जी हैरान रह गए और कहने लगे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, सच सच बताओ क्या हुआ है? तो मीना जी रोने लगी और अपनी आप बीती उन्होंने फोन पर बता दी। ये सब सुनकर दिलीप जी को बहुत गुस्सा आया। दिलीप जी ने हमेशा अपनी पत्नी को मान सम्मान दिया था, कभी भी उनके मान सम्मान पर ठेस नहीं आने दी, परंतु आज जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी को उनके बेटे और बहू ने सारे लोगों के बीच इतना अपमानित किया, वो भी एक साड़ी की वजह से, तो उनसे सहन नहीं हुआ। वो सोचने लगे कि 2 महीने से मेरी पत्नी तन मन से इनकी सेवा में लगी हुई है और इन सबका ये बदला दिया बेटे और बहू ने। 3-4 दिन के बाद दिलीप जी अपने बेटे के घर वापस आ गए। वो अपने साथ एक बड़ा सा शॉपिंग बैग लेकर आए थे। उन्होंने उस बैग को डाइनिंग टेबल पर रख दिया और मीना जी से मिलने उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब सिम्मी अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने शॉपिंग बैग देखा और बहुत ही उत्साह के साथ उसे खोलने लगी। देखा तो उसमें एक सुंदर सी साड़ी रखी हुई थी। सिम्मी को लगा कि शायद प्रवीण ये साड़ी उसके लिए लेकर आया है। उसे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ससुर घर आ गए हैं, क्योंकि जब वो आए थे तब सिम्मी अपने कमरे में सो रही थी। उसे लगा कि प्रवीण उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया है। सिम्मी जल्दी से साड़ी लेकर अपने कमरे में चली गई और वो साड़ी पहन ली। साड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी और बहुत महंगी भी।
सिम्मी सोचने लग गई कि ये साड़ी कम से कम 25 से 30 हजार तक की तो होगी। थोड़ी देर बाद प्रवीण भी ऑफिस से घर आ गया। अपने कमरे से निकलकर सिम्मी ने बहुत ही खुशी खुशी प्रवीण को आवाज देकर बुलाया और बोली, देखो तो मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। जब प्रवीण ने उसे उस साड़ी में देखा तो उसकी आंखें खुली ही रह गईं और वो बोला, सिम्मी ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर लग रही है, लेकिन ये साड़ी तुमने कब खरीदी, मुझे बताया भी नहीं। ये सुनकर सिम्मी हैरान रह गई और बोली, क्या मतलब, क्या ये साड़ी तुम नहीं लेकर आए? अरे क्यों मजाक कर रहे हो, यही तो रखी थी साड़ी, देखो कितनी सुंदर है। तुम नहीं लाए तो कौन लाया होगा? उसी समय प्रवीण और सिम्मी की बातें सुनकर दिलीप जी अपनी पत्नी के साथ बाहर आए। सिम्मी और प्रवीण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब दिलीप जी कहने लगे, बेटा वो साड़ी प्रवीण नहीं मैं लेकर आया हूँ। तभी प्रवीण ने कहा, अरे पप्पा आप कब आए? बस बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। और सिम्मी ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए नहीं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था। मुझे लगता है शायद इस साड़ी की मेरी पत्नी से ज्यादा तुम्हें जरूरत थी। मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी साड़ियां होंगी, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इतनी महंगी साड़ी तुम्हारे पास एक भी नहीं होगी। अपने ससुर के मुंह से ये बात सुनकर सिम्मी के पूरे शरीर में जैसे आग लग गई। सिम्मी को लग रहा था कि जैसे उसने ये साड़ी पहनकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। वो तुरंत गुस्से में कमरे में गई और कपड़े बदलकर उस साड़ी को शॉपिंग बैग में डालकर वापस ले आई। पर जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखने गई कि दिलीप जी बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है सिमी, ये साड़ी तुम ही रख लो, क्योंकि मेरी पत्नी अब किसी की उतरी हुई साड़ी नहीं पहनेगी। अब ऐसी हजारों साड़ियों की वो मालकिन बनेगी। दिलीप जी की ये बात सुनकर उनका बेटा प्रवीण प्रश्नवाचक नजरों से उनके चेहरे की तरफ देखने लगा। तब दिलीप जी ने कहा, क्यों हैरान रह गए बेटा? फिर उन्होंने अपने बैग में से थोड़े कागज निकाले और प्रवीण के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, हमारे गांव से इस शहर को जोड़ने वाले रास्ते पर मैंने अपनी पत्नी के नाम से साड़ियों का पूरा शोरूम खरीदा है। ये उसी के कागज हैं। अपने ससुर की ये बात सुनकर सिम्मी के तो जैसे होश उड़ गए और ये बात सुनते ही प्रवीण भड़क गया। ये क्या पप्पा, आप तो हमारे मकान के लिए पैसों की व्यवस्था करने गए थे ना? आपने तो मुझसे वादा किया था कि रुपए आप मुझे देंगे, तो फिर ये सब क्या है? हाँ बेटा, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं उसे एक सम्मान भरी जिंदगी दूंगा और उसका अपमान करने का हक मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। और सिम्मी तुम ये कभी भी नहीं सोचना कि मेरी पत्नी महंगी साड़ियां नहीं पहन सकती। मेरी अच्छी खासी नौकरी थी और अभी भी मेरा पेंशन आता ही है, लेकिन ये तो मीना हमेशा साधारण जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए उसने कभी भी महंगी साड़ियां खरीदी नहीं। अपने बेटे की पढ़ाई में पैसे खर्च करना उसे ज्यादा उचित लगता था, इसलिए उसने खुद पर कभी भी ज्यादा रुपए खर्च किए नहीं। और बेटा प्रवीण, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे के लिए हम लोग जिंदगी भर त्याग करते हुए आए हैं, वही बेटा हमें ये दिन दिखाएगा। अरे हम लोग तो अपने गांव का मकान और जमीन बेचकर सारे रुपए तुझे सौंपने वाले थे और तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोच रहे थे। जमीन तो मैंने बेच दी, लेकिन मकान बेचने के ठीक 2 दिन पहले तूने और तेरी पत्नी ने अपना असली रंग दिखा दिया। सिम्मी, अब तुम्हारी सास महंगी महंगी साड़ियां ही पहनेगी। फिर तो तुम अपनी सास से नहीं कहोगी ना कि वो फटीचर साड़ियां पहनती है और उसे महंगी साड़ियां पहनने की समझ है ही नहीं। दिलीप जी के मुंह से ये जवाब सुनकर सिम्मी को ऐसा लग रहा था कि जैसे थप्पड़ खाए बिना ही उसके गाल पर किसी ने जोरदार तमाचा मारा है। अपने पिता की बात का सिम्मी और प्रवीण को कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। तब दिलीप जी बोले, चलो मीना, तुम अपना सामान पैक कर लो, अब हमें यहाँ रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हम आज ही नहीं बल्कि अभी अपने घर जाने के लिए निकल जाएंगे। हम हमारे घर में बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं। जाते समय दिलीप जी ने प्रवीण के पास से वो कागज लिए और कहा, बेटा तेरी माँ ने बहुत ही लाड़ प्रेम से तुझे बड़ा किया था। तेरे कोई शौक पूरे करने में उसने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन ऐसा उसे पता नहीं था कि एक दिन वही बेटा उसका मजाक बनाकर रख देगा। माफ करना बेटा, तो जिंदगी में तो आगे बढ़ गया,
लेकिन जिसकी वजह से तू यहाँ तक पहुँचा है उन्हें ही तूने पीछे छोड़ दिया। बहू तो पराये घर से आई थी, लेकिन तूने तो अपनी माँ को संघर्ष करते देखा था ना। अरे एक साड़ी मैली हो गई तो क्या हुआ, तूने अपनी माँ की कितनी साड़ियाँ मैली की थी उसका तो तुझे अंदाजा ही नहीं। इतना कहकर दिलीप जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर गांव जाने के लिए निकल गए। आज प्रवीण और सिम्मी अपने बर्ताव पर बहुत ही शर्म महसूस कर रहे थे और वो दोनों पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए निशब्द खड़े रह गए। तो दोस्तों, आज की कहानी आप किस शहर में से सुन रहे हैं, उस शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा और कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। और ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कहानी पसंद आए तो उसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।